रोजमर्रा की जिंदगी बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कैसी होगी? शायद इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सुबह की चाय से लेकर हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन तक सब कुछ एक बहुत ही विशाल और जटिल वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। प्राचीन काल में सामान की छोटी-मोटी अदला-बदली से लेकर आज के महाकाय समुद्री बंदरगाहों तक इस पूरी व्यवस्था का सफर वाकई हैरान करने वाला रहा है। तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे इसी विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल एक्सचेंज असल में काम कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज किन किन चीजों पर बात होने वाली है। शुरुआत करेंगे व्यापार की उत्पत्ति से, फिर समझेंगे कि कोई भी देश व्यापार करता ही क्यों है। इसके बाद बात होगी इसके काम करने के तरीके, इसे नियंत्रित करने वाले नियमों, इससे जुड़ी कुछ गंभीर चिंताओं और आखिर में इसके प्रवेश द्वार यानी वैश्विक बंदरगाहों की। पहला भाग, व्यापार की उत्पत्ति। स्थानीय स्तर पर सामान की अदला बदली से लेकर आज के इस विशाल ग्लोबल नेटवर्क तक आज की अर्थव्यवस्था को डिकोड करने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। सबसे पहले बुनियादी बात साफ कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सीधा सा मतलब है देशों के बीच अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जब किसी देश को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो वो खुद नहीं बना सकता, या फिर वो चीज़ें कहीं और से बहुत सस्ते में मिल रही होती हैं, तब ये व्यापार होता है। अब अगर इसके इतिहास को देखें तो शुरुआत हुई थी आदिम युग में बार्टर यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से, एक सामान के बदले दूसरा सामान। फिर आया मशहूर सिल्क रूट, जिसने करीब 6000 किलोमीटर की दूरी तय करके रोम को चीन से जोड़ दिया। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब यूरोपियन उपनिवेशवाद बढ़ा तो इसका एक बेहद काला सच भी सामने आया, दास व्यापार। मुनाफे के मामले में यह बहुत बड़ा था, लेकिन मानवीय तौर पर विनाशकारी। फिर 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने कच्चे माल की डिमांड को पूरी तरह बदल कर रख दिया, और फाइनली 20वीं सदी में विश्व युद्धों के बाद टैरिफ वगैरह कम करने के लिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते होने शुरू हुए। अब अक्सर लगता है कि बिना पैसों के सामान के बदले सामान देने वाला वो बार्टर सिस्टम तो अब पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। असम में गुवाहाटी के पास लगने वाले जोनबील मेला में ये परंपरा आज भी जिंदा है। यहाँ अलग अलग समुदाय और जनजातियां आज भी बिना किसी पैसे के अपने उगाए या बनाए सामानों की एक दूसरे से अदला बदली करते हैं। ये हमारी प्राचीन व्यापारिक जड़ों का एक बहुत ही शानदार और जीता जागता उदाहरण है। दूसरा भाग, राष्ट्र व्यापार क्यों करते हैं? आखिर वो कौन से कारण हैं जो इस पूरे वैश्विक विनिमय को चलाते हैं? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल इस पूरी दुनिया में संसाधन या रिसोर्सेज एक बराबर नहीं बटे हैं। किसी देश की जमीन खनिजों से भरी है तो किसी देश की जलवायु ऐसी है कि वहां बेहतरीन कोको या रबर उगाया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के खास कालीन या चीन के खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे सांस्कृतिक उत्पाद भी एक बड़ा कारण बनते हैं। हर देश अपने आर्थिक विकास के हिसाब से कच्चे माल या भारी मशीनों का लेन देन करता है। संसाधनों का यही असंतुलन ही तो वो वजह है जो देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने पर मजबूर करता है। यहाँ अर्थशास्त्र का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सिद्धांत काम करता है, तुलनात्मक लाभ या कंपैरेटिव एडवांटेज। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यापार तभी टिक सकता है जब दोनों तरफ से फायदा हो रहा हो। हर देश उन चीजों के उत्पादन पर फोकस करता है जो वो सबसे कम लागत में और सबसे बेहतर तरीके से बना सकता है, और बाकी जरूरतों के लिए दूसरों से व्यापार करता है। ये बिल्कुल एक बड़ी सी पहेली की तरह है जहां हर टुकड़ा अपनी अपनी जगह फिट हो जाता है। तीसरा भाग, व्यापार की कार्यप्रणाली। इसमें संतुलन कैसे बनता है और देशों के बीच समझौते कैसे होते हैं? इसे किसी घर के बजट की तरह समझिए। अगर कोई देश बाहर से सामान मंगवाने के मुकाबले अपना सामान बाहर बेचता ज्यादा है तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, मतलब देश मुनाफे में है। लेकिन अगर वो बेच कम रहा है और दूसरे देशों से खरीद ज्यादा रहा है तो ये प्रतिकूल है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश अपनी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है, जिससे धीरे धीरे उसका पूरा वित्तीय भंडार या विदेशी मुद्रा खाली हो सकती है, और इसके नतीजे आर्थिक तौर पर बहुत भयानक हो सकते हैं। और ये सारा लेन देन होता कैसे है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है द्विपक्षीय या बाइलेटरल ट्रेड, जहां सिर्फ दो देश आपस में बैठकर एक खास समझौता कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ होता है बहुपक्षीय या मल्टीलेटरल ट्रेड। इसमें एक देश कई सारे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाता है। इसी में मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसी चीजें भी आती हैं, जिसका सीधा सा मकसद होता है व्यापार के दरवाजों को बड़े स्तर पर खोल देना। चौथा भाग, वैश्विक व्यापार का नियंत्रण। अब सवाल यह है कि दुनिया भर में फैले इतने बड़े और जटिल नेटवर्क को आखिर कंट्रोल कौन करता है? नियम कैसे बनते हैं? 166 ये महज एक नंबर नहीं है।
दिसंबर 2024 तक पूरे 166 देश विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सदस्य हैं। जरा इस स्केल के बारे में सोचिए, दुनिया के लगभग सभी बड़े देश इस एक वैश्विक प्रणाली का हिस्सा हैं। 1995 में जब विश्व व्यापार संगठन बना तो इसका मुख्य काम था देशों के बीच व्यापार के नियम तय करना और अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाना। ये तो हो गई इसकी भूमिका, लेकिन इस संगठन को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। कई लोगों का तर्क है कि इसके नियम अक्सर अमीर और विकसित देशों के फेवर में ज्यादा होते हैं, जबकि दूसरी तरफ विकासशील देशों के लिए बराबर के अवसर, वहां काम करने वाले मजदूरों के अधिकार या फिर पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसे मुद्दों को कई बार दरकिनार कर दिया जाता है। एक और बड़ा मुद्दा जो फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार के साथ आता है वो है डंपिंग। इसे ऐसे समझिए, जब कोई देश किसी चीज को अपने यहां तो सही दाम पर बेचता है, लेकिन किसी दूसरे देश के बाजार में उसे उसकी असल लागत से भी कम कीमत पर एकदम कौड़ियों के भाव बेचने लगता है, इसे ही डंपिंग कहते हैं। इससे उस दूसरे देश में वही सामान बनाने वाले जो लोकल उत्पादक हैं, उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप होने की कगार पर आ जाता है। असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है, इसे इस न्यूज क्लिपिंग से समझा जा सकता है। यहां झींगा मछलियों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हो रही है। जब कुछ देश अपने झींगा उत्पादन को बहुत ही कम कीमत पर दूसरे देशों के बाजार में डंप करने लगते हैं, तो लोकल किसानों और मछुआरों को बचाने के लिए WTO जैसे मंचों पर जांच की जाती है और फिर ऐसे आयातों पर एक्स्ट्रा टैक्स यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। पर एक कमाल की बात यह भी है कि WTO जैसे वैश्विक संगठनों के होने के बावजूद आज पूरी दुनिया में करीब 120 क्षेत्रीय व्यापार गुट या रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स सक्रिय हैं। ये उन देशों के समूह होते हैं जो आसपास बसे होते हैं और आपस में व्यापार को और आसान बना लेते हैं। सच तो ये है कि आज दुनिया का 52% व्यापार इन्हीं गुटों के जरिए होता है, न कि किसी ग्लोबल नियम के तहत। 5वां भाग, चिंताएं और परिणाम। वैश्वीकरण और व्यापार का असर सीधा और एकतरफा नहीं होता। इसकी एक दोहरी प्रकृति है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो इसके फायदे बिल्कुल साफ दिखते हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, दुनिया भर की चीजें आसानी से उपलब्ध हैं और क्षेत्रीय स्तर पर विशेषज्ञता बढ़ी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही चिंताजनक है। देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, विकास हर जगह एक जैसा नहीं हो रहा और सबसे बड़ी बात, प्राकृतिक संसाधनों का जिस अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उससे समुद्री जीवन खत्म हो रहा है, बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां भारी मात्रा में प्रदूषण फैला रही हैं। ये फायदे और नुकसान के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन है। छठा और आखिरी भाग, प्रवेश द्वार यानी वैश्विक बंदरगाह। अर्थशास्त्र के इन नियमों और सिद्धांतों से बाहर निकलकर अब उस असली बुनियादी ढांचे को देखते हैं जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका हुआ है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के असली गेटवे यानी प्रवेश द्वार होते हैं बंदरगाह। वहां किस तरह का माल आता जाता है उसके आधार पर इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हैं औद्योगिक बंदरगाह, जो सिर्फ अनाज, तेल या खनिजों जैसे थोक माल के लिए बने होते हैं। दूसरे हैं वाणिज्यिक बंदरगाह, जो डब्बों में पैक सामान या फिर यात्रियों के लिए होते हैं। और तीसरे होते हैं व्यापक बंदरगाह। आजकल यही सबसे ज्यादा दिखते हैं, जहां थोक और पैक किया हुआ हर तरह का भारी भरकम माल संभाला जाता है। अक्सर किसी बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति ही उसका काम तय कर देती है। जैसे अंतर्देशीय बंदरगाह, जो समंदर से सीधे नहीं बल्कि नदियों के जरिए जुड़े होते हैं, जैसे हुगली नदी पर बना कोलकाता का बंदरगाह। फिर आते हैं आंथ्रोपोर्ट या एंट्रोपोर्ट पोर्ट्स, जैसे सिंगापुर, जहां दुनिया भर से सामान इकट्ठा किया जाता है और फिर वहां से दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। इसके अलावा बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए गहरे पानी वाले बाह्य बंदरगाह, तेल रिफाइनरी वाले बंदरगाह, कम दूरी के लिए पैकेट स्टेशन और सामरिक सुरक्षा के लिए नौसेना के बंदरगाह भी होते हैं। जब एक तरफ हम वाणिज्यिक बंदरगाहों के भारी भरकम बुनियादी ढांचे को देखते हैं, वो बड़ी बड़ी क्रेनें, जहाज़ों की कतारें और फिर उसे दुनिया भर के महासागरों में फैले उन अदृश्य व्यापारिक मार्गों से जोड़कर देखते हैं, तब जाकर सही मायने में समझ आता है कि ये व्यापार किस स्केल पर हो रहा है। ये एक ऐसा जाल है जिसने पूरी दुनिया को सचमुच एक धागे में पिरो रखा है। और इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जाते जाते एक विचारणीय सवाल छोड़ना जरूरी है। जिस तेजी से प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्या भविष्य में हमारी ये वैश्विक व्यापार प्रणाली सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे से आगे बढ़कर एक ऐसा रास्ता खोज पाएगी जो सच में टिकाऊ और सबके लिए बेहतर हो? इस बारे में जरूर सोचिएगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।